देखो, कल हमने विवेकानंद के धार्मिक और दार्शनिक विचारों को देखा था और सामाजिक विचारों को। हमको अब विवेकानंद के राजनीतिक विचार समझना है। राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट ऑफ विवेकानंद। अब देखो, जो स्वामी जी का धार्मिक और दार्शनिक विचार था, उसी रूप में हमको उनके राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं। राजनीतिक विचारों में हमको चार पांच विचारों को समझना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वामी जी का राष्ट्रवाद संबंधी विचार। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद संबंधी विचार। अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को समझिए। इनके राष्ट्रवादी संबंधी विचारों को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऐसा कुछ भी कह के पूछ सकता है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हालांकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा आगे और विचारकों ने भी करी है, लेकिन आध्यात्मिक राष्ट्रवाद तो विवेकानंद ही पहले व्यक्ति है। जो अरविंद घोष का हमने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पढ़ा था, वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद स्वामी जी के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से ही प्रेरित था। मतलब विवेकानंद के विचारों से ही उनने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचारों को ग्रहण किया था। ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद पूछे, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पूछे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूछे, सब बात एक ही है। देखो, राष्ट्रवाद, राष्ट्र में पहले ही बताया, राष्ट्र कोई भूगोल की अवधारणा नहीं है, बल्कि एक क्या है, मानसिक अवधारणा है कि लोग समझते हैं कि हम एक हैं, हम सब भारतीय हैं, भारत एक राष्ट्र है। अब सवाल यह है कि वो कौन सी फीलिंग है जो हमको एक करती है। हर राष्ट्र में ये जोड़ने का तत्व अलग अलग होता है। हो सकता है कहीं भाषा हो, कहीं जाति हो, कहीं धर्म हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भारत में जो राष्ट्रवाद है, उसका आधार बिंदु धर्म है। स्वामी जी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यही है कि भारतीयता को जो एकता प्रदान करता है, या भारत की राष्ट्रीय एकता, या भारत में जो राष्ट्रीय का आधारभूत तत्व है, वो क्या है, धर्म है। तो देखो, इनका धर्म वही है, सार्वभौम धर्म टाइप का, कि जो सबको अपने में समाहित कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत की धर्म, और इसी को देखो समानार्थी रूप में कई जगह वो संस्कृति शब्द भी यूज कर लेते हैं कि भारतीय धर्म और संस्कृति ही भारत को एक करेगी। भविष्य मतलब भूतकाल में भी यही आधार थी और भविष्य काल में भी यही आधार बनेगी। तो यही स्वामी जी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है कि वो धर्म और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बिंदु बताते हैं कि इसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। भारत और किसी चीज से एक नहीं हो सकता, एक होने का उसका एकमात्र आधार रहेगा क्या, धर्म और संस्कृति। अब देखो, फिर वो भारतीय धर्म और संस्कृति में क्या बताते हैं कि भारतीय धर्म और संस्कृति अतीत में महान संस्कृति थी, अतीत हमारा अत्यधिक महान था और भविष्य भी हमारा महान होगा। अतीत महान था और भविष्य भी महान होगा, बस हम वर्तमान में ही हमारी समस्या है। इस वर्तमान की यदि समस्या को हमने सुलझा लिया तो हमारा भविष्य भी भूतकाल की तरह उज्जवल होगा। मतलब देखो, ये भारतीयता में या भारतीयों में आत्म गौरव का भाव भर रहे हैं कि तुम अंग्रेजों से या अन्य किसी विदेशियों से अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम एक महान संस्कृति के हिस्से हो। हमारा अतीत अत्यधिक महान है, हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है। भारतीय होने पे तुम गर्व महसूस करो, हिंदू होने पे तुमको शर्म महसूस नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो, उस समय तक जो ईसाई मिशनरी घूम रही थी, वो हिंदुओं में या भारतीयों में शर्म का भाव भर रही थी कि तुम एक निम्न कोटि की संस्कृति के हो, ऐसा वैसा। तो भारतीय लोग क्या है, अपने आप में ही अपने आप को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, अपने को ही निकृष्ट समझने लगे थे। तो स्वामी जी ने उसी को उभारा कि तुमको
अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। भारत एक महान संस्कृति और वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत महान महान लोग हुए हैं। पश्चिम में जब कुछ भी नहीं था तब हमारे पास है, हमारे पास आध्यात्म है। भले हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन हमारे पास आध्यात्म है, और इस आध्यात्म की शक्ति से हम पश्चिम को विजय करेंगे। आध्यात्म की इस शक्ति से हम किसको कर देंगे? पश्चिम का विजय करेंगे। मतलब स्वामी विवेकानंद पश्चिम पर आध्यात्मिक विजय की बात करते हैं। भारत अतीत में भी विश्व गुरु था, भविष्य में भी विश्व गुरु होगा, और हमारे विश्व गुरु होने का आधार क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक शक्ति। इसी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से हम पश्चिम को जीत लेंगे। समझ रहे हैं ना कहने क्या चाह रहे हैं? वो अपनी अतीत की महान संस्कृति और परंपरा पर गर्व करने सिखा रहे थे कि तुम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो, अभी तुम्हारे दिन खराब हैं, लेकिन याद करो तुम कितनी महान परंपरा से जुड़े हुए लोग हो। तो जब व्यक्ति इससे जुड़ेगा तो उसमें गौरव का भाव भरेगा और उसमें जोश आएगा। तो यहीं से तो राष्ट्रवाद की धारा पनपेगी ना भाई। देखो अभी राष्ट्रीय आंदोलन चालू होगा, राष्ट्रीय आंदोलन चालू होगा तो लोगों को राष्ट्र के रूप में एक करना है और अंग्रेजों से लड़ना है, वो बात की बात है। पहले लोग अपने आप को आदमी तो समझे। यहाँ तो अंग्रेजों के शासन के कारण अंग्रेजों ने हमको क्या है? जानवरों से गया बीता समझे देगा। अंग्रेजी विचारक यही लिख रहे थे ना कि उनने कहा कि भारत में तो जानवरों की पूजा करते हैं, गाय और बंदर की पूजा की जाती है, और जानवर की पूजा करने के कारण इन भारतीयों में एनिमल इंस्टिंक्ट मतलब पशुत्व की भावना आ गई है, ये भी जानवर ही है। और फिर अंग्रेजों के सिद्धांत, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, सभ्यता के हम वाहक है और फलाना ठिकाना, तो भारतीयों को बिल्कुल पतित घोषित कर दिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तो तुम्हारे पास धर्म है, ना तुम्हारे पास संस्कृति है, ना तुम्हारे पास नैतिकता मॉरलिटी जैसी कोई चीज है। तुम एक जंगली और बर्बर टाइप के लोग हो, तुमको कुछ नहीं आता, हम तुमको सिखाएंगे। तो ये यहीं से टूटना चालू होगा। विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जो इसको तोड़ रहे हैं। दयानंद ने भी यही किया कि अतीत के गौरव की बात करी, भारतीयों में आत्मगौरव आत्मसम्मान का भाव। भाई आत्मगौरव आत्मसम्मान, व्यक्ति पहले व्यक्ति तो समझे, भारतीय अपने आप को आदमी समझे, तब तो अंग्रेज से लड़ेगा। अभी तो अंग्रेज को भगवान और खुद को जानवर समझ रहा है। ये भावना भारतीयों के घर कर गई है, इसको मिटाना पड़ेगा पहले, तब वो अंग्रेजों से लड़ पाएगा। तो ये पहली सीढ़ी है कि हम अपने आप में आत्मिक गौरव का भाव भरे। तो यही स्वामी जी राष्ट्रवाद संबंध में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धर्म और संस्कृति भारत को एक कर सकती है। अतीत की हम महान संस्कृति से जुड़े हुए, भविष्य भी हमारा होगा। पश्चिम पे हम आध्यात्मिक विजय करने की सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आध्यात्म है, हम आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है भारतीय संस्कृति, और पश्चिम के पास आध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये स्वामी जी अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचारों में इन बातों की चर्चा करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं? देखो, वो भारतीयों में आत्मगौरव का भाव भर रहे हैं, तो वो सक्रिय है। मतलब वो कहते हैं कि किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है। भाई अंग्रेज ईसाई मिशनरी आते थे, वो भारतीयों को दबा देते थे कि तुम्हारे धर्म में ऐसा लिखा, तुम ऐसा है वैसा है, फलाना ठिकाना। विवेकानंद कह रहे डरने की कोई जरूरत नहीं, अपनी धर्म और संस्कृति में कोई खराबी नहीं, अपन अत्यधिक महान लोग हैं, ये लोग पते थे, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ो इनसे आगे आके, विरोध करो इनका, प्रतिरोध करो। तो मतलब यहाँ पर वो अपने राष्ट्रवाद में प्रतिरोध को भी सिखा रहे हैं कि हमको इन पश्चिमी आक्रमणकारियों, पश्चिमी मिशनरियों, ये इनके जो विचारों हैं, इनके आगे झुकना नहीं है, नतमस्तक नहीं होना है। हम इनसे कहीं आगे हैं, भले ये भौतिकता में हमसे आगे हैं, लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आएगी तो हम बहुत शिखर पर होंगे। तो ये जो आध्यात्मिक शिखर की बात है, ये भारतीयों के मन में भरी जाएगी कि तुम भैया विश्व गुरु थे पहले, अभी तुम्हारी हालत खराब है क्योंकि तुम अपने आप को भूल चुके हो, तुम फिर से याद करो, तुम्हारा अतीत का गौरव याद करो। तो वो यही बता रहे हैं कि यही भारत का राष्ट्रवाद है। फिर देखो, ये एक बात बता रहे हैं वो राष्ट्रवाद में आध्यात्मिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। फिर वो राष्ट्रवाद को मानव सेवा से जोड़ेंगे। मानव सेवा, देखो इनका आधारभूत ही है मानव सेवा। मतलब भले ही विवेकानंद ईसाई मिशनरियों की कितनी आलोचना करें, लेकिन विवेकानंद ने ईसाई मिशनरियों से यदि कोई ली है तो मानव सेवा। अब भले वो उनके गुरु ने ली है और कितने गुरु ने उनके ईसाई मिशनरियों को देख के सीखा। भाई देखो, ईसाई नाम ही मिशनरी, मिशन लेके आए हैं कि हमको इस्लाम ईसाइयत का प्रचार करना है। और प्रचार किसके माध्यम से करना है? सेवा के माध्यम से। तो उनका पूरा फोकस वही है। तो विवेकानंद का भी पूरा फोकस क्या है? मानव सेवा पर ही है। तो अपने वो राष्ट्रवाद को भी क्या कहते हैं? मानव सेवा, सेवा की भावना,
सेवा की भावना। मतलब देखो सेवा की भावना मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी उसको कहेंगे या हमारी नजरों में राष्ट्रवादिता वो है जो एक दूसरे मानव की सेवा से उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रवाद कोई पूरी बकवास नहीं है, बड़े बड़े नारे लगाना, आंदोलन करना, ये राष्ट्रवाद नहीं है। सच्चा राष्ट्रवाद है अपने देश के नागरिकों की सेवा करना। देखो जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं मतलब हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जब हम सब एक हैं और हम में से अधिकतर आबादी यदि भूखी है, बीमार है, तो हमारा राष्ट्र विकास कोई विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्र तो तब विकसित करेगा जब सभी का विकास हो, और सभी का विकास तब संभव होगा जब जब हम कमजोर व्यक्तियों का हाथ पकड़ेंगे। तो ये वास्तविक राष्ट्रवाद है, यही भारत की आत्मा है। तो यदि तुम भारत का विकास करना चाहते हो, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की सेवा करो, कमजोरों को सहारा दो। ये सच्चा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद केवल बड़ी बड़ी बातें कहना, लेक्चर देना, नारे लगाना, ये राष्ट्रवाद नहीं है। असली राष्ट्रवाद तो ये है कि आप उस राष्ट्र को देखते क्या हो, राष्ट्र बनता है राष्ट्र के नागरिकों से, और जब राष्ट्र के नागरिक ही दुर्बल और कमजोर रहेंगे तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमें इस राष्ट्र के नागरिकों को मजबूत बना, जैसे ही राष्ट्र के नागरिक मजबूत होंगे अपने आप राष्ट्र भी मजबूत होगा। तो देखो ये अपनी राष्ट्रवाद में क्या है, मानव सेवा की भावना को भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रवाद है या जो हमारी मानव सेवा है, ये इसके आधार भी धर्म, मतलब यदि हम सामाजिक सुधार की बात करें, सामाजिक सुधार भी धर्म के माध्यम से ही होगा। सामाजिक सुधार भी धर्म के माध्यम से ही होगा। यदि हमको मानव की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो वो भी क्या है, धर्म के माध्यम से ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो इतनी बातें आपको विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या धार्मिक राष्ट्रवाद में लिखनी है, राष्ट्रवादी संबंधी विचार में। याद रखो। अब देखो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफर करना है अपने आंसर। यदि सिंपल क्वेश्चन है कि विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को समझाइए, तो सब लिख दो आप, ठीक है। लेकिन यदि फोकस किस पर किया है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को समझाइए या सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की विचारधारा को समझाइए। जब सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की विचारधारा को पूछेंगे या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पूछेंगे, तब हम वही बात, हमारा मूल फोकस रहेगा कि भारत का अतीत एक महान था। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है और हम उस महान संस्कृति से संबंधित लोग हैं। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता के शिखर को छूने वाली संस्कृति, भले भौतिकतावाद के शिखर को नहीं छुआ, लेकिन आध्यात्मिकता के तो शिखर पर बैठ चुके हैं। तो ये जो अतीत का गौरव गान है, यही स्वामी जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता दुनिया की श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति है, और यही इसी का आत्मगौरव का भाव भारतीय लोगों में भरना है। पश्चिम को हम सांस्कृतिक रूप से जीत सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से जीत सकते हैं। यदि देखो फोकस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पे पूछा जाएगा कि स्वामी जी के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर टिप्पणी लिखे, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में फिर आपको थोड़ा सा लिखना, यही बदलाव क्या करना है कि भाई किसी राष्ट्र को एक करने का जो तत्व होता है वो विवेकानंद के अनुसार भारत में वो तत्व क्या है, धर्म है। भारतीय धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है जो भारत को एकता के सूत्र में बांधेगा, और फिर संस्कृति को उससे जोड़ दो। मतलब देखो लगभग चीज लिखना एक ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंतर दिखा देना। तो देखो यही राजनीतिक विचारों में सबसे पहले आएगा स्वामी जी के राष्ट्रीयता संबंधी विचार या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, इतना ही लिखना है। मानव सेवा आएगा, उसमें आध्यात्मिकता आएगा, महान संस्कृति आएगी। ये 3-4 की पॉइंट है, इसी के आसपास आपको अपना आंसर लिखना है। फिर दूसरा इसमें उनका राजनीतिक विचार है स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी विचार। अब देखो स्वामी जी कहते थे कि स्वतंत्रता मानव विकास का मूल है। मूल मतलब समझे ना, जड़, आधार। बिना स्वतंत्रता के मानव विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते।
विकास की पहली शर्त है स्वतंत्रता। विकास की पहली शर्त क्या है? स्वतंत्रता। व्यक्ति को जितना बंधन में जकड़ोगे, विकास उससे उतना ही दूर होता जाएगा। यदि हमको मनुष्य को सफल बनाना है तो उसको क्या है? स्वतंत्र करना है। यदि मनुष्य को सफल बनाना है तो हमको केवल एक काम करना है कि उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दो। और जब स्वतंत्रता होगी तभी जीवन सफल होगा और तभी जीवन सुखी होगा। समझ रहे ना कि व्यक्ति तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएगा जब हम उसको क्या है? स्वतंत्रता रहेंगे। और देखो स्वतंत्रता शब्द होगी, राजनीतिक भी होगी, सामाजिक भी होगी, आर्थिक, धार्मिक, सारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि जब तक हम व्यक्ति को बंधन में रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, इनकी स्वतंत्रता में विशेषाधिकारों का अभाव है। विशेषाधिकार का अभाव कि समाज का कोई भी वर्ग या व्यक्ति, उसको हमको विशेषाधिकार नहीं देने, क्योंकि यदि हमने उसके विशेषाधिकार देखे तो यदि उसको विशेषाधिकार दिए तो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करेगा। और जब दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होगा तो फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी, और स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर मानव का विकास रुक जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि यदि समाज में विशेषाधिकार रहेंगे तो योग्यता, इस योग्यता को सही अवसर नहीं मिल पाएगा। योग्यता को सही अवसर नहीं मिल पाएगा, और सही अवसर नहीं मिलेगा तो देश का विकास भी नहीं होगा। ठीक है ना? विशेषाधिकारों, आनुवांशिक आनुवांशिक अधिकारों, इनके भी विरोधी थे कि जन्म से किसी व्यक्ति को महान मानना या जन्म से किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान कर देना, वही ब्राह्मणवाद की विरोधी बात कर रहे हैं। ये सब स्वतंत्रता के विरोधी है। इन सबको हमको समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो स्वामी जी स्वतंत्रता संबंधी बात को समर्थन कर रहे हैं कि हमको यदि मानव का विकास करना है तो हमको उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। फिर चौथा राजनीतिक सिद्धांत है, तीसरा स्वतंत्रता हो गई, फिर है समाजवाद। देखो स्वतंत्रता की तो बात करते हैं, स्वतंत्रता से मतलब हमको समझ आ जाएगा, हो सकता है कोई व्यक्ति समझ ले कि पूंजीवाद के समर्थक हो जाएंगे कि भाई व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसको आर्थिक क्रियाकलापों में पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है स्वामी जी, पूंजीवाद नहीं बल्कि क्या है, समाजवाद की बात करते हैं। और समाजवाद से मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर भोगने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर भोगने का अधिकार मिले या समान अवसरों को भोगने का अवसर मिले, यही उनकी नजरों में समाजवाद है। ठीक है ना? उनका समाजवाद भी वेदांत से ही निकला है। वेदांत कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो फिर भेदभाव कैसा? सब ब्रह्म के ही अंश है ना, तो किसी में हमको भेद नहीं करना है, सब हमारे लिए समान है। परम तत्व में कैसा भेद? और अपने समाजवाद में वो वही दरिद्रों के कल्याण की बात कर रहे हैं कि हमको समाज में समानता लाना है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति गरीब आदमी का शोषण करेगा, इसलिए हमको दरिद्र नारायण की सेवा करनी है। तो वो कहाँ से संभव है? समाजवाद से संभव है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस आपको 2-3 लाइन पता हो कि स्वामी जी समाजवाद के संदर्भ में क्या बातें कहना चाह रहे थे। फिर राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता भी अपन बता सकते हैं एक पॉइंट के रूप में कि स्वामी जी क्या कहते थे कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, देश की आजादी या जो राजनीतिक स्वतंत्रता है,
उस राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मत मूल्य नहीं रहेगा यदि समाज में असमानता है। मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी यदि समाज में असमानता है। यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो हमको पहले सामाजिक समानता की स्थापना करना पड़ेगा। तो राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त है सामाजिक समानता। असमानता के रहते रहते यदि हमको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त भी होगी तो भी कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता संबंधी हम उनके विचार बता सकते हैं। फिर हम उनका ये बता सकते हैं कि व्यक्ति और राज्य संबंधी अवधारणा, व्यक्ति और राज्य संबंधी अवधारणा, व्यक्ति और राज्य संबंधी अवधारणा। अब देखो व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में वो दो सिद्धांत है कि एक तो देवी सिद्धांत है कि ईश्वर ने राजा का निर्माण किया है और राजा ईश्वर का अंश है और वो सारी चीजें, वो देवी सिद्धांत है, उसको खारिज कर देते हैं और फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है। तो विवेकानंद भी उसी दिशा में कुछ आगे पढ़ते हैं कि भाई जब कोई सामाजिक नियम नहीं थे तो प्रारंभिक नियम तो क्या है ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन जब मनुष्यों ने देखा कि उन्होंने कहा कि सत्ता में भागीदारी संभव है तो फिर व्यक्ति और राज्य के संबंधों में बदलाव आया। और व्यक्ति और राज्य के संबंध में बदलाव इस रूप में आया कि व्यक्ति राज्य के निर्माता होते हैं और व्यक्ति और राज्य के संबंधों की जो सही अभिव्यक्ति होती है वो पंचायत राज्य में होती है। पंचायत या पंचायत ना कह सकते उसको, ग्रामीण व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था कि जो निचले स्तर पर पंचायत की संस्था है वही वास्तविक संस्था है जो पंचायत ही वास्तविक संस्था है जो व्यक्ति और राज्य में संबंध को तय करती है। क्योंकि अभी तक जो क्या राज्य था और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति अपनी भागीदारी नहीं कर पाता था। राज्य में व्यक्ति के राज्य में भागीदारी बहुत सीमित होती थी, लेकिन पंचायती व्यवस्था में व्यक्ति राज्य में सीधी भागीदारी करता है। पंचायती व्यवस्था में व्यक्ति राज्य में सीधी भागीदारी करता है तो यही सीधी भागीदारी का है उसको शासक और शासित के बीच का अंतर खत्म कर देती है। शासक व शासित के बीच का अंतर खत्म कर देती। समझ रहे हैं ना कहना क्या चाह रहे हैं कि राज्य अलग है व्यक्ति अलग है, राज्य शासक है और व्यक्ति शासित है, दोनों अलग अलग है, दोनों में हमेशा गैप रखा है। राज्य में व्यक्ति की हिस्सेदारी बहुत सीमित होती थी, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि पंचायती राज, पंचायती व्यवस्था, अभी जैसी पंचायती राज मत समझ लेना, ग्रामीण भारत का जो प्राचीन पंचायती राज पंचायती सिस्टम था, वो पंचायती सिस्टम एकमात्र पहला ऐसा सिस्टम है जो राज्य में व्यक्ति की भागीदारी को तय करता है। शासक और शासित के बीच का अंतर खत्म होता है, क्योंकि क्या है पंचायत में क्या है लोग मिलके शासन चलाते हैं, ग्रामीण स्तर पर लोग मिलके शासन चलाते हैं। तो वो व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में पंचायती व्यवस्था की समर्थन करते हैं कि ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, ये संबंध सही है व्यक्ति और राज्य के बीच में। ठीक है ना। तो देखो ये राजनीतिक विचारों में आपको इतना ही बताना है, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, व्यक्ति और राज्य। ठीक है ना, यही क्या है स्वामी जी के राजनीतिक विचार। तो देखो हमने स्वामी जी के धार्मिक विचार पढ़े, सामाजिक विचार पढ़े, राजनीतिक विचार पढ़ लिए, तो लगभग सारे विचारों को देख लिए। शिक्षा संबंधी विचार भी कल बता दिया था, सामाजिक विचार के अंतर्गत ही आप क्या है शिक्षा संबंधी विचारों को भी लिख सकते हैं। अब अंत में हमसे यदि पूछे कि भाई विवेकानंद के योगदान को समझाइए, विवेकानंद ने किस रूप में एक सकारात्मक भूमिका निभाई या सीधे सीधे योगदान। और योगदान नहीं पूछा तो देखो प्रशासन में रोल तो पूछ ही सकता है,
क्योंकि विवेकानंद, देखो और किसी दार्शनिक का पूछे ना पूछे, विवेकानंद के विचारों का एक प्रशासक के रूप में क्या उपयोगिता है, समझाइए। तो विवेकानंद के विचारों की प्रशासन में क्या उपयोगिता है, या एक प्रशासक के लिए उसका क्या रोल है, या योगदान पूछ लिया जाएगा तो बहुत कुछ हमको क्या है, लगभग समान रूप में समझाना है, लगभग एक सा ही हमको लिखना है थोड़ा सा। तो देखो मैं एक ओवरऑल बता रहा हूं, आप उसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। अलग अलग उसमें अलग अलग थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन लगभग लगभग क्या है, चीज वही आएगी। देखो मैं उनके बिंदु बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले स्वामी जी ने कर्म योग की बात करी, कर्म योग की बात करी, स्वामी जी ने सबसे पहले कर्म योग की बात करी। और स्वामी जी से के कर्म योग का मतलब क्या है, कर्म योग का मतलब है मानव सेवा, निष्काम कर्म। मानव सेवा और निष्काम कर्म मतलब बिना फल की इच्छा के मनुष्य को कार्य करना चाहिए, और कार्य में भी क्या है, मानव सेवा है, क्योंकि इसी मानव सेवा से वो ब्रह्म तक पहुंचेगा। मतलब ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मानव सेवा से होकर गुजरता है। जो उनकी दरिद्र नारायण की दरिद्र नारायण की परिकल्पना है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि बिना मानव सेवा के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखो अब ये सिद्धांत प्रशासन में काम आएगा। प्रशासन भी तो यही है ना, मानव सेवा, निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के हमको प्रशासनिक कार्यों को करना है। और प्रशासनिक कार्यों में भी क्या करना है, ऐसे कार्य करना है जिससे जनता का कल्याण हो, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य ही है सोशल वेलफेयर, उसकी स्थापना इसलिए की गई जन कल्याण के लिए। तो ये कर्म योग की अवधारणा एक प्रशासक को अपनानी चाहिए। तो ये देखो उनका योगदान भी हो जाएगा, और प्रशासन में उनकी, आप एक प्रशासक के रूप में आप इस कर्म योग की अवधारणा को आपने विवेकानंद से सीखा है, सीधी बात है। दूसरी बात क्या है कि जो स्वामी जी ने युवा शक्ति की बात करी, युवा शक्ति, स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किया है कि युवा शक्ति को जागरूक करना है, उनको हमको सक्रिय करना है। और यदि युवा शक्ति सक्रिय हो गई तो भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से हमको भारत के युवाओं को मजबूत बनाना है। तो देखो एज आ प्रशासक आप कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाओगे, आप भी क्या है, उस क्षेत्र के युवाओं पर फोकस करोगे, समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये चीज भी आप क्या विवेकानंद से सीख सकते हो कि भारत, उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में निवास करती है। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहेगा वो उस क्षेत्र के युवाओं को साथ लेके पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल सकता है। तो ये दूसरी चीज है हमको सीखने लायक। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात उनकी क्या है, हम इसको मानव सेवा, स्त्री कल्याण, महिला उत्थान, इससे जोड़ सकते हैं। जो बात कर्मयोग में लिखी थी ना, उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि भाई इन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य बताया है, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। और प्रशासन में भी इन्हीं चीजों का समावेश है कि उसमें हमको अशक्त जनों के प्रति करुणा का भाव रखना है, एम्पैथी की भावना होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, मतलब वही निशक्त जनों का कल्याण, ये भी प्रशासन में है भाई। निशक्त जनों का कल्याण मतलब कमजोर जो भी है, और महिला उत्थान, इन सब पर फोकस करना है। तो विवेकानंद ने भी इन्हीं सब पर फोकस किया है। तो ये प्रशासक इनसे ये भी सीख सकता है। फिर वही सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का विरोध, अंधविश्वास पाखंड का विरोध, ठीक है ना, जाति प्रथा, छुआछूत और दहेज, अन्य जो भी सामाजिक पाप है, सोशल एविल है, उन सबका विरोध विवेकानंद। तो ये एक प्रशासक को भी इन सब चीजों का विरोध में संलग्न रहना चाहिए कि कहीं कोई सामाजिक इस टाइप से पूरी चीज वर्तमान में जिंदा तो नहीं है। फिर विवेकानंद की एक और विचारधारा, पश्चिम का अंधानुकरण, पश्चिम के
अंधानुकरण का विरोध किया। हमको पश्चिम से अच्छी बातों को लेना है लेकिन पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है। तो एक प्रशासक को भी क्या है, दूसरी नीतियों को कॉपी नहीं करना है, बल्कि क्या है, उसका भी अपने हिसाब से मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन के हिसाब से आगे बढ़ना है। अंधानुकरण, किसी भी चीज का अंधानुकरण नहीं करना है। हम विवेकानंद से ये सीख रहे हैं। विवेकानंद ने पश्चिम का अंधानुकरण का विरोध किया, हम यही कह रहे हैं कि हमको किसी भी नीति, किसी भी व्यक्ति का अंधानुकरण नहीं करना और प्रशासक को इस अंधानुकरण से बचना चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा प्रशासक अपने प्रशासनिक कार्यों में इन सब चीजों का समावेश कर सकता है। ठीक है ना। तो याद रखना कि यदि विवेकानंद से संबंधित प्रशासन को जोड़ लिया जाए तो इन सब बातों को आप थोड़ा सा लिख सकते हो। ताकि देखो, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। अब विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और इस रामकृष्ण मिशन का रोल पूछा जा सकता है आपसे कि रामकृष्ण मिशन की भूमिका को समझाइए। इसकी स्थापना 1897 में की थी। 1897 रामकृष्ण मिशन कल बंगाल में बेलूर मठ, बेलूर मठ। और इसका उद्देश्य भी क्या है, वही मानव सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना। देखो, विवेकानंद का ये रामकृष्ण मिशन, 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, ये दोनों डेट याद रखो, 3 नंबर में पूछी जा सकती है। रामकृष्ण मिशन को थोड़ा लंबा पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की भूमिका को समझाइए। तो देखो, रामकृष्ण की भूमिका हमको वही लिखनी है जो विवेकानंद के विचारों। देखो, दार्शनिक और धार्मिक विचार तो सेम टू सेम ही, रामकृष्ण मिशन के पूछे चाहे विवेकानंद के पूछे, सेम टू सेम ही लिखना है। बस हमको क्या याद रखना है कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, मानव सेवा करना। सबसे मेन और प्राइमरी गोल इनका यही है, मानव सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना। मानव सेवा ही सच्ची सेवा। ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, ये वेदांत, इसका प्रचार प्रसार भी करना है। अतीत के गौरव, अतीत का गौरवगान भी करना, ये भी रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत है कि राष्ट्रवाद की जागृति करना और अतीत में भारत की महानता को बनाना, इस मनोवृत्ति का विकास करना, वेदांत का प्रचार करना, वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार करना। तो आज भी रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासी है वो वेदांत की शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, लेक्चर आयोजित करवाते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं कि वेदांत फिलोसॉफी को समझो, वेदांत क्या है क्या। तो ये तो आपको रामकृष्ण मिशन, उसका उद्देश्य और उसका जो रोल है, तो देखो यही रोल है क्या, कि भाई मानव सेवा। तो रामकृष्ण मिशन शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, रामकृष्ण मिशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है। दो सबसे ज्यादा फोकस है इनके। स्कूल चल रहे हैं और हॉस्पिटल चल रहे हैं, आज भी लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, गरीब आदमी को मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रहे हैं रामकृष्ण मिशन एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में, क्योंकि मानव सेवा ही इनका मेन लक्ष्य है। बाकी ये भी सीमित रूप में चलते हैं, लेकिन आपको यदि रामकृष्ण मिशन की भूमिका लिखनी है तो इसी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो, ये स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में इतनी ही बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा किसी भी रूप में पूछेगा, चीज यही है, हमको विवेकानंद का कोर समझना है। और विवेकानंद का कोर कहाँ से निकलता है, उनके गुरु है रामकृष्ण परमहंस, वेदांत है और स्वयं के जीवन के अनुभव है। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस पहले बताया कि सभी धर्मों की पद्धतियों से परिचित थे, तो उन्होंने क्या है, सभी धर्मों की अच्छी चीजों को ग्रहण कर लिया था। और यही चीज फिर क्या है, विवेकानंद में आ गई। जैसे मानव सेवा, मानव सेवा ने ईसाइयत से ले ली,
सामूहिक मोक्ष की अवधारणा बोधिसत्व से ले ली। ऐसा अलग अलग चीजों से अलग अलग लेके अपनी विचारधारा का निर्माण किया, लेकिन उनकी मेन आइडियोलॉजी तो वेदांत ही। कोई ब्रह्म की वेदांत है, लेकिन शंकर से भी कुछ रूप में अलग थे। वो जगत को सत्य मानते हैं, निर्गुण सगुण के भेद को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका आधार शंकर से अलग बताते हैं। ये सब हमने चर्चा कर ली। कर्म की प्रधानता पर अत्यधिक जोर देते हैं, युवा शक्ति का आवाहन करते हैं, धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुपरंपराओं को समाप्त करने की बात करते हैं, शिक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं थे। उनके हिसाब से शिक्षा कुछ और होनी चाहिए, व्यक्ति में मॉरलिटी का विकास करें, व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाए, सच्चा आदमी का निर्माण करें। इस दृष्टिकोण में वो शिक्षा का विकास करना चाहते। तो ये सब क्या है, विवेकानंद के उनको कोर आइडियोलॉजी के रूप में समझना है, ठीक है ना। तो ये विवेकानंद के संदर्भ में इतनी बातें हैं। 2 डेट याद रखना आप बस, उनकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई और उनका शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन क्या था। उनकी कुछ किताबें हैं, किताबों में ज्यादा तो कुछ है नहीं। राजयोग है, ज्ञान योग है, ये उनकी किताब है। राजयोग, ज्ञान योग, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, माई मास्टर, माई मास्टर, काली द मदर, काली द मदर, और लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है ना। तो ये इनकी कुछ किताब है जिनके नाम याद रख लेना। तो देखो ये विवेकानंद में इतना ही है और कुछ नहीं है। हमने देखो दयानंद पढ़ा, विवेकानंद पढ़ा, ठीक है ना। तो अब हमारे ये दो विचारक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम तीसरे विचारक को देखते हैं जो इन्हीं के आसपास है।